मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं इस नज्म की। गाइस, बहुत बड़े बड़े लोग इस स्टेज में मौजूद हैं, उनकी भी खास तौर से शिरकत चाहता हूं इन मिसरों में। कि ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। कि हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस हुकूमत का अपना यही ढंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर एक नज्म का आखिर में सुना करके फिर 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। जी, मैं वो भी सुना दूंगा। इधर जो लोग खड़े हैं थोड़ा सा उनकी भी शिरकत। अच्छा, नजीब वाली नज्म जी। अच्छा, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। देखिए, मेरी खुश नसीबी है कि मेरे घर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर भी लोग, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें पूरी की पूरी मेरी नज़्में याद है। ये मेरी खुशनसीबी है। सलाम चचा। लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि ज्यादा इधर अच्छा से अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, और नजीब की माँ की चीखें तुमसे रोकर कहती है, उनकी बूढ़ी आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती हैं, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी। मेरे यही सवाल है, मेरे चंद सवाल हैं। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का। आप पहुंचेंगे मेरे एहसास तक, जो दर्द मैं आपके सामने गाने की कोशिश कर रहा हूं। कि मेरे यही सवाल है, खून को पानी और पानी को बालों से जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे, और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी। मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। खून को पानी
और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से मेरे यही सवाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। और जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे पढ़ के विदा लेता हूं आपसे। अच्छा ये भी है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। आज के इस प्रोग्राम का जो पूरा निचोड़ है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हासिल जो इस पूरे प्रोग्राम का है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। आपको एक बात तय करनी पड़ेगी बंगाल वालों, एक बात तय करनी पड़ेगी आपको। इस देश में 2 तरह की ताकतें हैं जो काम कर रही हैं। एक ताकत है जो चाहती है कि 80% लोग एक तरफ खड़े हो जाएं हिंदू बन करके, और इसी मुल्क में एक ताकत है जो काम कर रही है, वो जो चाहती है कि 20% एक तरफ लोग खड़े हो जाएं मुसलमान बन के। कम से कम 200 बार अब तक बात करी होगी इस प्रोग्राम को लेकर के। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे मुझे कभी व्हाट्सएप पे कॉल करके, कभी मेरे मैनेजर को फोन करके मुसलसल परेशान करते रही है। बड़े नेक आदमी हैं, वकील भी हैं, मैंने बाद में सुना। तब बाद में मुझे सब्र आया कि चलो वकील हैं तो इतना परेशान करने का हक तो बनता है उनका। वकील हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं। वो एक वकील साहब, बड़ा बोझिल सा माहौल हो गया है, तो बड़ी मजे की बात बताऊं कि एक वकील साहब ने नई प्रैक्टिस शुरू करी कचहरी में, जो लोकल सिविल कोर्ट होती है। एक आदमी अपना मुकदमा लेके पहुंचा, कत्ल का मुकदमा था। तो वकील साहब ने कहा बिल्कुल मैं तुम्हारे मुवक्किल को इंसाफ दिलवा दूंगा, आप परेशान ना हो। तो कत्ल का मामला था। उस आदमी ने कहा फीस कितनी लेंगे? आजकल फीस से स्टेटस तय होता है ना कि वकील अच्छा या बुरा है। तो वकील साहब ने नई प्रैक्टिस शुरू करी थी, सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए, और मैं इसमें कत्ल में बरी कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरी इस नज्म का मिशन समझिएगा। महाराष्ट्र से यानी कि मुंबई से एक साहब जिनकी दुकान लगभग बंद हो चुकी थी, उन्होंने ट्वीट किया कि रात के 4 बजे नींद में खलल पड़ रहा है, अजान की आवाज मेरे कान में, गुंडागर्दी है ये। तो मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर कह रहा हूं, सलाम है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को कि हम आप बोलते, कोई मुसलमान बोलता, उससे पहले इस देश के तमाम हिंदू भाइयों ने उठ खड़े होकर कहा कि सोनू निगम साहब बंद रखिए अपनी जुबान। 2.5 मिनट की अजान और 5 मिनट के भजन से इस मुल्क में किसी के कान में दर्द नहीं हो सकता। इस मुल्क की तहजीब का ही नाम यही है। तब मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगला जो मिसरा आने जा रहा है वो आज के इस प्रोग्राम का हासिल रहेगा।
पीछे तक आपकी तालियां जाएं सोनू निगम साहब तक, कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, के आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। और रात के इस पहर तक जो हजारों लोग बच गए हैं, मैं उन सबको शामिल करता हूं इन मिसरों में, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, शिरकत करना अगर हरारत पैदा हो सीने में, तो कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। सोनू निगम का बयान, सोनू निगम का बयान आया उन्हीं दिनों, आपके बंगाल से भी किसी एक छोटे से मौलाना साहब का भी बयान आया कि अगर सोनू निगम सर मुड़वा लें तो हम 10 लाख दे देंगे। नहीं, मैं मजम्मत करता हूं, मैं विरोध करता हूं इस बात का। मैं इस डाइस पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि नहीं, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब मस्जिद में बैठे हुए, मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ, सहाबियों के साथ, एक शख्स पहुंचता है और आपके सामने उसी मस्जिद में पेशाब करने लगता है। सहाबी दौड़ते हैं रोकने के लिए, मारने के लिए। आप मना करते हैं, कहते हैं नहीं, पानी लाओ, साफ करो। और उस शख्स को अपने पास बुला करके कहते हैं कि मस्जिद इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो आपके कदमों में गिर पड़ता है, कहता है मैं तो आपका अखलाक देखने के लिए आया था। ये है इस्लाम। ये गलत लोग हैं जो इस्लाम का चेहरा बना दिए जा रहे हैं। दादा को निकलना है और दादा आपके लिए कह के जा रहे हैं कि अभी सुनाते रहिए, लोग बैठे हुए हैं। दादा का आदेश मेरे लिए अध्यादेश की तरह है, तो मुझे मानना ही है। मैं ये नज्म मुकम्मल कर देता हूं। मैंने कहा ना कि ये जो लोग इस्लाम का चेहरा बना दिए जा रहे हैं, नहीं, ये कहा जाता है कि इस्लाम ना खून बहाने की इजाजत देता है। मेरे तमाम हिंदू भाई यहां बैठे, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अरे साहब, जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये आपको भी समझना पड़ेगा। वो जो चैनलों के जरिए कुछ चेहरे बना दिए जा रहे हैं कि ये इस्लाम का चेहरा है, नहीं, वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। हमें इस बात का विरोध करना पड़ेगा, हमें इस बात की मुखालिफत करनी पड़ेगी। मैं नज्म पूरी करता हूं साहब, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। दुआ कर सकते हैं हम कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना
होगी बंद अजान। और आखिर में जाते जाते मैं स्वामी जी की मौजूदगी में, मनोहर श्याम जी की मौजूदगी में, मनोहर श्याम जी को भी एक माला पहनाई जाए। स्वामी जी अब तक इस कार्यक्रम में, एक बार जोरदार ताली दिल्ली से आपके बीच में चल करके स्वामी जी आए हैं, और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी थी उसके लिए उन्हें सलाम है। उनके जो विचार हैं उसे आत्मसात करने की जरूरत है। मैं एक नज्म सुनाता हूं मदरसे पर, जिस नज्म ने मुझे आप तक पहुंचाया है, या जिस नज्म ने मुझे आपके दिलों तक पहुंचाया है। अभी पिछले 15-20 दिन से देश के टीवी चैनलों पे एक डिबेट बहुत जोरों पे रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी साहब ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। वो वसीम रिजवी साहब जिनके खिलाफ सीबीसीआईडी की जांच चल रही है, सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच करवाई जाए। जो बंदा सीबीआई की जांच से बचने के लिए उसने एक चिट्ठी लिख मारी कि मदरसों में ऐसा पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है, मदरसों में टेररिज्म सिखाया जाता है। तो मुझे मेरी एक नज्म याद आई, मैं आपको सुनाता हूं। मैंने बड़ी आसान सी जुबान में एक नज्म कहने की कोशिश करी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने मीरा, सूर, कबीर और गुरुनाथ टैगोर जी को पढ़ा है, लेकिन ऊपर वाले को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे हिंदी के बच्चे से मदरसे पर एक नज्म कहलवाई। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। देखिए अब भाषण का वक्त भी खत्म हो चुका है, अब सिर्फ शायरी का वक्त बचा है। तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी देर शायरी के मूड में इसको सुन लीजिए, क्योंकि पूरे देश ने बड़े हंगामों में सुना है मुझसे इस नज्म को, पलकों पे बिठा कर दुआएं दी हैं मुझे इस नज्म ने। तो मैं चाहता हूं कि आज कॉन्टाई मिदनापुर भी मुझे उसी तरह मेरा दामन दुआओं में भर के मुझे विदा करे। मैं पढ़ता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे। मैं स्वामी जी का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा इस नज्म पर। ये मेरे लिए बड़ा जज्बाती लम्हा है कि स्वामी जी बैठे हैं, मनोहर भाई बैठे हैं और मैं ये नज्म सुना रहा हूं। और डाइस पे जो लोग बैठे हैं, बच गए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा आपकी भी शिरकत हो। ये जिम्मेदारी दाद देने की सिर्फ नीचे बैठे हुए लोगों की थोड़ी है, ये स्टेज पर बैठे हुए लोगों की भी है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी कार्यक्रम दो हिस्से में बटा होता है। एक ये जो 4 फीट ऊपर बैठे हुए लोग हैं, और वो एक जो 4 फीट नीचे बैठे हुए लोग हैं। ये नीचे बैठे हुए लोग हमसे कमतर नहीं है, हमसे बेहतर हैं, क्योंकि पिछले 5 घंटे 4.5 घंटे से आप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जुबान के लोगों को सुन रहे हैं और उन्हें दाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात के लिए आपको सलाम। और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि आप नीचे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं। जिस तरह तराजू में 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह इस कार्यक्रम के 2 पहलू हैं, एक ये और वो। आप नीचे हैं, तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं। मैं सलाम करूंगा आप सबकी मौजूदगी को। माएं बहनें बैठी हैं, उनसे भी गुजारिश कि आपकी भी दुआएं मिले, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। ये तमाम जो गिरिराज सिंह जैसे नाम है, साक्षी महाराज जैसे नाम है, वसीम रिजवी जैसे नाम है, इन सब के नाम है मेरी ये नज़्म। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। स्वामी अग्निवेश जी तो लगातार भ्रमण करते रहते हैं। मदरसों में जाना और लोगों तक अच्छे संदेशे पहुंचाना, ये उनका एक शगल है। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता
कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। बहुत शुक्रिया। बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिलती हैं तो बहुत हौसला आता है, बहुत ताकत मिलती है। उनका बहुत शुक्रिया। चचा ने आकर के मुझे दुआएं दी और बड़ी मजे की बात है कि ये मुशायरों की रवायत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे 2000 रुपए भी दिए। ये मुशायरों की रवायत नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए बेटे की तरह हूं और उन्होंने इतनी मोहब्बत से इसमें अपने जज्बात शामिल करके मुझे दिए हैं, तो मैं चॉकलेट खाने के लिए इसे रख भी ले रहा हूं। उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। कि मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है, और मीडिया कहती है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं मैं कि निकले जाकिर। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि बहुत कुछ छापा है अब तक, ये भी छापिए कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ वो जी, वो भी पढ़ देना जी जी। आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का साहब। यहाँ तारीख के जानकार लोग बैठे, इतिहास को समझने वाले लोग बैठे। 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो इन्हें मिटाओ, इन्हें मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मगरिबी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने, यह कहते हुए कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने दो जब तक अवाम के दिल से इंकलाब और क्रांति का भूत न उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए। अब तक जिसने दाद नहीं दी उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगले मिसरे में मेरा ईमान बोल रहा है, और मेरा ईमान वही बोल रहा है जो आपका भी ईमान बोलता है। हरारत पैदा हो दिल में तो एक एक हाथ को कसम हवा में उठे। अगला मिसरा
पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान चलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत धन्यवाद। देखिए आज इस प्रोग्राम में एक मिशन और एक मकसद के तहत आए थे हम सारे लोग। सोहेल भाई ने भी इजाजत दे दी है और मैं भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा हूं। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये तो किसी कॉन्फ्रेंस और यकजहती मुहिम में हम लोग यहां आए थे। कोई एक मुशायरा करिए सत्तार भाई तो पूरी रात आवाम को सुनाया जाए, और एक मिशन के तहत मुशायरा भी करिए जिसमें कोशिश की जाए कि जी मैं आखिर के 4 मिसरे इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर से पढ़ के कॉन्टाई वालों के लिए जाना चाहता हूं। भाई वो अब किसी मुशायरे में आऊंगा, एक ही बार में सारा कुछ निपटा लेंगे तो कैसे काम चलेगा। 5 रुपए में 50 रुपए का काम मत ले लीजिए, मतलब आप थोड़ी सी जान बख्श दीजिए। अच्छा, कंटाई का आदमी जो है ना, मिदनापुर का आदमी बिल्कुल बिजनेसमैन माइंडेड है। वो एक बंगाल का आदमी और एक उत्तर प्रदेश का और एक महाराष्ट्र का, 3 दोस्त साथ में ट्रेन में सफर कर रहे थे। आपस में बातचीत चली कि जिंदगी को हम जीते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मस्ती में रहते हैं, ये बस साबित करो। महाराष्ट्र